दोस्तों, we have a very eminent personality in our studio today. मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह। अली भाई, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू अनुराग भाई, शुक्रिया बहुत बहुत। अली भाई के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, और मतलब हम सब लोग इतने आश्चर्यचकित हैं कि इतने कम समय में आपने इतनी सारी चीज़ें अचीव की हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको इस चीज़ के लिए। आप एक इंडियन एक्टर हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, फॉर्मर मिलिट्री आर्मी ऑफिसर हैं, कॉरपोरेट लाइफ में भी आपने बहुत सारा काम किया है, और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा ये हम सब के लिए गौरवपूर्ण इन्फॉर्मेशन है कि आपका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम टेड टॉक्स के लिए। बहुत बहुत बधाई हो आपको इस तरीके की अचीवमेंट करने के लिए अली भाई। तो पहला तो क्वेश्चन यही है कि मुझे लगता है कि इन जनरल जो हमारे दर्शक हैं जानना चाहते हैं कि मतलब आपके बारे में थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड बताइए, और इतनी सारी चीज़ें आपने अचीव कैसे की, क्योंकि ये चीज़ें सब एक दूसरे से अलग अलग भी हैं। तो वो थोड़ा सा लाइफ जर्नी के थ्रू अगर आप बता सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। जी अनुराग भाई, शुक्रिया। सबसे पहले तो शुक्रिया बहुत बहुत, मेरे को आपने अपने पॉडकास्ट पे आपने न्योता दिया, आपने दावत दी। मैं आपके सारे पॉडकास्ट फॉलो करता हूँ और मेरे को बहुत पसंद आते हैं वाकई में। जी लोग जो है आप सब जानते होंगे, आप दर्शक जानते होंगे, ग्रीन ट्री लोग, जैसे कि डायलॉग होता है वैसे ग्रीन ट्री, जैसे कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, जैसे कि मौसम बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज है, तो बहुत कुछ है। तो बेसिकली मैं शुरुआत करता हूँ एक छोटी सी कहानी से। जी भाई। ये छोटी सी कहानी है एक बच्चे की। जब वो छोटा बच्चा था तो वो हकलाया करता था, तो तुतलाया करता था, अटक अटक के बातें करता था, लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे, और उससे कोई दोस्ती भी नहीं करना चाहता था। वही लड़का आज की तारीख में आपके सामने बैठा है। दुनिया में सबसे ज्यादा टेडेक्स टॉक्स देके रोजाना पता नहीं कितने नेशनल टेलीविजन चैनल्स पे अलग मुद्दों पे बातें करता है, और हकलाने से डरता नहीं बिल्कुल भी। तो आपने कहा कि फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताने के लिए, तो मेरा ऐसा मानना है कि इंसान किस खानदान में पैदा होता है ये ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी। इंसान खुद क्या करता है ये बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात कही। तो जी हाँ, फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो आई एम ब्लेस्ड कि बैकग्राउंड, मेरा फैमिली बैकग्राउंड तो ठीक है, अच्छा है जी, लेकिन मैंने खुद अपने घुटनों के बल चल के, मैंने कड़ी मेहनत करके थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो ज़्यादा नाम कमा नहीं पाया हूँ अभी, कोई नाम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बल्कि सन 2003 में मैंने, एक बड़ी दिलचस्प बात है जी, 2003 में मैं एक लेफ्टिनेंट साहब आर्मी ऑफिसर बना था। तो मैं इंजर हो गया था। तो मैं मिलिट्री हॉस्पिटल में था अखनूर में। तो वहाँ पे ऑफिसर्स वार्ड में एक पिक्चर देखी मैंने। तो उस पर मैंने देखा, वक्त पिक्चर थी, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा। अच्छा। तो उसमें अक्षय कुमार नाम बनाने की कोशिश कर रहा होता है काफी टाइम से, और स्ट्रगल कर रहा होता है एक्टर बनने का। वो ऑडिशन में रिजेक्ट हो रहा होता है। तो एक दिन एक डेस्परेशन आ जाती है उसके अंदर कि शादी हो जाती है, बच्चा भी है, दूध भी, पानी, खाना चाहिए उसको। तो वो शूटिंग के सेट पे जाता है, कहता है कोई काम मिलेगा, भागो यहाँ से, कोई काम नहीं है, उसको भगा देते हैं वहाँ से। अच्छा। तो ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप हमारे खास दोस्त कुशल श्रीवास्तव, उनको भी शुक्रिया बोलना पड़ेगा, उनके स्कूल के दोस्त हो आप। और कुशल मेरा बहुत ही अच्छे गहरा दोस्त है मेरा। जी जी। हम फौजी भाई हैं दोनों जी, फिल्म इंडस्ट्री में उतरे दोनों, साथ में काम किया है हमने दोनों, और एक नहीं हमने कई प्रोजेक्ट्स करे हैं साथ में। जी जी। तो उसको भगा देते हैं, नहीं यार भागो, कोई काम नहीं है। तो जब वो बाइक की पार्किंग में जाता है तब वो सुनता है कि स्टंट्समैन एक्शन डायरेक्टर आया नहीं आज। तो उसकी वजह से पूरी शूटिंग रुकी हुई है। तो वापस जाता है दौड़ते हुए डायरेक्टर साहब के पास, बोलता है सर मैं सुना है कि आपका स्टंट्समैन नहीं आया है, तो वो मैं करूंगा स्टंट। अच्छा। तो कहते हैं यार पागल हो गया, जान जोखिम में डालोगे, यू नीड ट्रेनिंग फॉर दैट, ऐसे नहीं है, इतना आसान काम नहीं है। राइट। सर मैं करूंगा, मैं वो भी करूंगा। तो फाइनली वो मना देता है किसी डायरेक्टर को, और शॉट रेडी होता है। शॉट ये होता है, स्टंट ये होता है, वक्त ले रहा हूँ सॉरी, और फिल्म वक्त नहीं भाई, टेक योर टाइम, बिल्कुल। थैंक यू। तो उसमें जंगली कुत्ते उसके पीछे दौड़ते हैं, और वो दौड़ता है बिल्कुल बचाते हुए अपने आप को। अगर वो पकड़ लें उसको तो उसकी जान ले लेंगे उसकी, मगर ही वाज सो डेस्परेट ना, वो कहता है मैं करूंगा। तो वो शॉट जब रेडी होता है, शॉट देता है, और वो बड़ा अच्छा शॉट देता है। तो जब शॉट देने के बाद डायरेक्टर बोलता है यार जो ओरिजिनल बंदा आना था अच्छा वो नहीं आया, उससे बेहतर से दिया है शॉट।
तो बोलता है बेटा तुमने बड़ा शॉट किया, तुम्हारी पेमेंट इसको अभी दो, पेमेंट करते हैं। पूछते तुम्हारा नाम क्या है। अब आप सुनिए, दिलचस्प बात ये है, ये डायलॉग, ये एक लाइन, मैं इतना फिल्मी आदमी नहीं हूँ वैसे, बट ये लाइन मेरे साथ तब से मेरे माइंड में है। वो क्या जवाब देता है, वो कहता है नाम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ सर, जिस दिन बन जाएगा ना उस दिन आपको खुद ब खुद मालूम पड़ जाएगा। क्या बोला भैया, क्या बात है। तो ये दिस थिंग स्टेड विद मी। सो मैंने कहा भाई रुपया पैसा तो लोग कमा लेते हैं किसी भी करके, कहीं ना आप कमा लो, इज्जत कमानी बड़ी मुश्किल है। नाम कमाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। तो आई वांट टू अर्न अ नेम कि भाई लोग जब नाम ले तो इज्जत से नाम ले और लोग जाने सो आई न्यू कि भाई मेहनती आदमी हूँ, जोशीला आदमी हूँ, रीजनेबली स्मार्ट हूँ, रीजनेबली इंटेलिजेंट हूँ, वेल रेड हूँ, वाइडली ट्रैवल्ड हूँ, एक्सपीरियंस्ड हूँ, वेल एजुकेटेड, यानी कि आई एम क्या इसलिए नहीं, एजुकेटेड ऐसा कि माई एक्सपीरियंसेस इन राइट। सो मैं चाहता था कि मैं कुछ अलग हटके अपना एक नाम बनाऊं। तो मैं ज़्यादा नाम बनाया नहीं, मैं जितना नाम बनाया है तो आई वांटेड कि इज्जत से मैं बनाऊं। तो दैट इज, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि पहचान से मिला हुआ काम ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन अपने नाम से मिली हुई पहचान जिंदगी भर रहती है। वाह, क्या बात। और जब मैं छोटा बच्चा था ना, बैकग्राउंड ये था, तो जब लोग मेरे से जब दोस्ती नहीं करना चाहते थे तो मैं कहा ठीक है भैया, आज शीशा हूँ इसलिए चुभ रहा हूँ, कल को आईना बनूंगा और दुनिया देखती रह जाएगी। अरे वाह। मैं कुछ ऐसा काम करके दिखाऊंगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। That's been my philosophy of life. बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो एक और चीज़ है, जैसे आपने मुझे याद है कि एक अवरोह करके एक वेब सीरीज़ है जिसमें आपने एक आर्मी ऑफिसर का रोल किया है। इस तरह से हैदर में भी आपने काम किया है मेजर का। तो मतलब ये, क्योंकि आप रियल लाइफ में भी आप भी आर्मी ऑफिसर या मेजर की तरह आप रहे हैं, यू हैव सीन द वॉर्स इन रियल, और उस तरीके से जब आपने कैरेक्टर प्ले किया तो वो आपके लिए कितना आसान था, क्योंकि ये भी ये भी हम समझते हैं कि जब आप एक प्रोफेशन का पार्ट या हिस्सा बन करके काम कर रहे हैं वर्सेस जब आपको वही चीज़ कैमरे के सामने करना हो, तो दोनों बहुत डिफरेंस है। हालांकि लोगों को लगता है बहुत आसान है बिकॉज आपने, बट हाउ डू यू परसीव दीज टू थिंग्स सेपरेटली, और मे बी आई थिंक इंटेंट टू इंट। बड़ा अच्छा सवाल है अनुराग भाई आपका। सबसे पहले तो मैं अनुराग वाजपेयी साहब की बहुत इज्जत करता हूँ। पर्सन, हम लोग जब मिले ना भैया, नेहरू प्लेस में मिले हम लोग, एंड तुरंत झप्पी पाई गए लगे, एंड द वे वी क्लिक्ड वाज रियली वेरी गुड। एंड ही इज फ्रॉम IIT रुड़की, तो मैं जब IIM कलकत्ता में था तो बहुत से लोग IIT रुड़की के बाद वहाँ पे आते थे इंजीनियरिंग करने के बाद मैनेजमेंट करने के लिए। तो इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, बिकॉज आई थिंक वी हैव कनेक्टेड ऑन अ डिफरेंट लेवल। तो देखिए ऐसी अनुराग भाई, मैंने फौजी के रोल निभाने में ना फ्रैंकली स्पीकिंग इतनी मेहनत नहीं करी मैंने, बिल्कुल मेहनत नहीं करी। इतनी मेहनत है, बिल्कुल मेहनत करी ही नहीं मैंने, क्योंकि मैं तो स्क्रीन पे भी या जब कैमरा रोलिंग होती थी मैं वही होता था जो मेजर मोहम्मद अली शाह होता है बेसिकली, वर्दी पहन के, बस चाहे कैमरा है या नहीं है, मैं तो वही सेम पर्सन। तो हाँ, मैंने रोल्स करे जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल थे मेरे लिए। जैसे कि मैंने एक फिल्म करी, वो अभी रिलीज नहीं हुई है, कश्मीरी में फिल्म है मोजी यानी कि मदर इन कश्मीरी। उसमें मैंने एक टेररिस्ट की भूमिका निभाई है। अच्छा। तो आप समझ सकते हैं मेरे एक फौजी आदमी के लिए टेररिस्ट खेलना बहुत ही मुश्किल होगा वो। तो जो भी डायलॉग बोले, इट वाज डिफिकल्ट। फिर मैंने एक रोल किया था, तिग्मांशु धुलिया की फिल्म है, तिग्मांशु भाई के साथ मैंने 2 फिल्म करी हैं। एक रागदेश जो वर्ल्ड वॉर के ऊपर थी, आईएनए सुभाष चंद्र बोस, और एक रागदेश और एक यारा। तो यारा में सिद्धार्थ की भूमिका निभाई मैंने। ये बड़ा इंटरेस्टिंग रोल था मेरे लिए, क्योंकि और बहुत मुश्किल भी था, क्योंकि उसमें मैं 21 साल का सिद्धार्थ हूँ। अच्छा। यंग IPS ऑफिसर 21 साल का, जो बाद में फिल्म में 59-year-old जॉइंट डायरेक्टर CBI बनता है, स्पैनिंग सो मेनी इयर्स बिफोर एंड आफ्टर। सरदार। तो दाढ़ी उगाई, केश उगाए, 6 मीटर की पगड़ी बांधनी खुद सीखी मैंने। अच्छा। और मैं चेन स्मोकर था अनुराग भाई। चेन स्मोकर, हाँ, दिन में 2 या 3 पैकेट फूकना मेरे लिए बड़ी आम बात थी, कोई बड़ी बात थी नहीं।
आप यकीन नहीं मानेंगे, ये उन सब के लिए जो सिगरेट छोड़ना चाहते हैं लेकिन सिगरेट छोड़ नहीं पाते हैं। मैंने एक दिन में क्या, एक पल में सिगरेट छोड़ी है मैंने। अरे वाह। जिस दिन मैंने वो फिल्म साइन करी, मैंने कहा सरदार सिगरेट नहीं पीते हैं भैया, ठक। मैं कल से ना दाढ़ी बनाऊंगा ना केश काटूंगा अपने। वाह। और फिर मैं उसी दिन रात को गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस पकड़ के बम्बई से जनरल का टिकट काट के जनरल डिब्बे में अमृतसर चला गया। की बात है भाई, ये 2014 के आसपास, 15। हाँ। और फिर मैं अमृतसर चला गया अनरिजर्व्ड। एंड अमृतसर में मैंने गुरुद्वारे में बहुत वक्त गुजारा। वहाँ के ग्रंथी साहब सब जानते थे कि भाई मेरा नाम मोहम्मद अली शाह है, बट दे एम्ब्रेस्ड मी, दे टॉट मी अबाउट सिखिज्म। मैंने उनको कहा सर मैं सीखना चाहता हूँ सिखिज्म के बारे में, और क्यों, मैं वजह भी बताई क्यों। मैंने कहा इट्स मैं रोल कर रहा हूँ बट नॉट फॉर द रोल ओनली, आई वांट टू लर्न फॉर माय ओन एजुकेशन। तो मैं फर्श पे, अपनी चादर थी मेरी, फर्श पे सोया करता था मैं। वहाँ पे झाड़ू पोछा, झूठे बर्तन उठाना, उनको साफ करना, उनको खाना परोसना, कुक हाउस में सुबह की 4 बजे की देग में चाय बनाना, आटे शक्कर चीनी की बोरियां अपने कंधे पे डाल के कुक हाउस में, गेट से कुक हाउस तक लाना। और मतलब आई डिड फुल सेवा ओवर देयर। मैंने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पढ़ी है अपनी दाढ़ी और केश उगाने के बाद, पगड़ी के साथ। अच्छा। गुरुमुखी नहीं, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी फुल इंग्लिश वर्जन कंप्लीट पढ़ी है मैंने। और मेरे को जो लोग सिखाते थे बड़े इंटरेस्ट के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ सिखाते थे। सो अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल चेंजेस आल्सो हैपेंड। और जब मैंने वो रोल निभाया इतनी तैयारी के साथ, तो लोगों ने कहा ये अली नहीं है, ये जसजीत सिंह है। अच्छा। और जब मैं डबिंग करने गया इसकी, ये सुनिए, ये दिलचस्प किस्सा है। जब मैं डबिंग करने गया तो जो डबिंग के जो डायरेक्टर थे साहब थे, जो साउंड इंजीनियर थे, उन्होंने मेरे को देखा, आजा तुम आए हो, तुम करोगे इसकी डबिंग। तो मैं, सर वो मैं ही हूँ, वो रोल मैंने ही किया है, तुमने किया है, तुम ये रोल तुमने किया है। मैं हाँ सर। उनने बड़े पर्दे पे लगाया, ये तुम हो। मैं हाँ सर वो मैं ही हूँ। वाह। उनको यकीन नहीं आ रहा था कि वो मैं हूँ। नहीं था, बताओ। फिल्म को सालों लग गए रिलीज होने के, पैंडेमिक में रिलीज हुई तब जाके OTT पे आई, ZEE5 पे है यारा। और जब रिलीज हुई, जिन्होंने देखी उनको मैंने बताया कि वो जसजीत सिंह का रोल मैंने किया है। उनको लगा मैं फेंक रहा हूँ, कोई मानने को तैयार ही नहीं था, वो रोल मैंने किया है। अब वो एक कॉम्प्लीमेंट भी था एक तरीके से कि भाई वो मैंने, क्योंकि मैं इतनी सच्चाई ईमानदारी से वो निभाया। मगर वो नुकसानदेह भी यहाँ पे हुआ कि उसके बाद कुछ और ऑफर नहीं आया, उसको देख के और काम नहीं मिला मेरे को। लोगों को सरदार की, मुझे मालूम पड़ा कि लोगों को सरदार की जरूरत थी फिल्म रोल के लिए, लेकिन वो मेरे पास नहीं आया है। वो पूछने लगे यार जसजीत के कहाँ पे मिलेगा उसके। दैट वाज द प्रॉब्लम। जी, तो मतलब एक इसमें एक भाई एक भी चीज़ है, जैसे आप जब आप रोल मूवीज़ के करते हैं तो रोल की रूह में खो जाते हैं, आप उसी तरीके की, उसी की लाइफ को जीने लगते हैं। और ये मतलब हमने भी कई सारे पॉडकास्ट जो मे बी आई थिंक एक्टर्स के हैं, एक्ट्रेसेस के हैं, उसके जब देखते हैं तो मे बी आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मे बी आई थिंक अनडिस्प्यूटेबल कन्वर्सेशन रहता है कि कुछ ऐसे एक्टर हैं या उस कैटेगरी के एक्टर्स हैं जो इसको मेथड एक्टर्स बोलते हैं, वो उस तरीके के रोल्स करते हैं, उसमें खो जाते हैं। और कुछ हैं जो कमर्शियल एक्टर्स हैं, मतलब जैसे अक्षय कुमार जी हैं, उनका ये मानना है कि भाई 2-3 महीने में मूवी करके निकल जाएं। और कुछ हैं जो रोल को बहुत तरीके से करते हैं और फिर उसमें, मतलब व्हाट इज़ योर मेथड इन टर्म्स ऑफ मे बी लिविंग दोज मे बी सिनेमैटिक लाइफ? राइट, सी मेरा ऐसा मानना है अनुराग भाई, दैट आइदर अ परफॉर्मेंस इज ट्रूथफुल और इट्स नॉट। या तो आपको किसी परफॉर्मेंस में सच्चाई दिखेगी या तो कि नहीं दिखेगी। अरे वाह, मेरा ऐसा मानना है। और ये जो मेथड एक्टिंग है, ये फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे को समझ में नहीं आती। मेरे को बस, मैं जो तैयारी करी अपने रोल के लिए, इसलिए नहीं कि मैं मेथड एक्टर हूँ या मेथड एक्टिंग करनी थी मेरे को। मैं एक्चुअली बहुत बड़ा फैन हूँ लॉरेंस ओलिवियर साहब का। अच्छा। इन्होंने ओथेलो भी करी, हॉलीवुड फिल्म, उन्होंने मैकबेथ भी करी, उन्हें हैमलेट भी करी। और अगर आप मैकबेथ, ओथेलो और हैमलेट देखेंगे, आप कहेंगे नहीं। और आप लॉरेंस ओलिवियर को देखेंगे, 4 चीज़, मैकबेथ, हैमलेट, ओलिवियर
और ये मैकबेथ, हैमलेट और ओथेलो और लॉरेंस ओलिवियर, ये चारों एक ही शख्स है ना। लॉरेंस ओलिवियर अलग हुए, ओथेलो इन्होंने किया है। हाँ, ये कमाल है यार, बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहे, बॉडी लैंग्वेज, डिमीनर सब अलग। हैमलेट इन्होंने नहीं। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि मैं तो ये मानता हूँ कि एक्टर वो होता है जो अपना काम ईमानदारी से करे। ही शुड नॉट चेज फॉर ग्लैमर, फेम, मनी, बाय प्रोडक्ट। वो तो आएगा, अपने आप आएगा अगर आप अच्छे हो अपने काम में, किसी भी काम में आएगा। आप अगर कॉर्पोरेट में अच्छे हो, बिजनेसमैन अच्छे हो, यू विल गेट दैट इन योर बिजनेस एज वेल। आप अगर आर्मी ऑफिसर अच्छे हो, आप यू विल गेट दैट सक्सेस इन योर आर्मी करियर एज वेल। सो आपको अपना बस काम अच्छे से करिए। आपको मैं एक बड़ी दिलचस्प कहानी बताता हूँ आपको। प्लीज। एक इंसान एक स्कल्प्टर के चेम्बर में घुसता है एक मूर्ति खरीदने के लिए। हाँ। एंट्रेंस में बड़ी खूबसूरत मूर्ति दिखती है उसको, तो वो अंदर आके पूछता है कि भाई बाहर मैंने एंट्रेंस पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग मूर्ति देखी, वो मेरे को दे दो प्लीज, मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा। नहीं 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 नहीं, वो असल में तोड़ के मैं फेंकने वाला हूँ। हैं, तोड़ के फेंकने वाले हो तो मैं आपको मुंह मांगी कीमत देने वाले को तैयार हूँ। वो बेचने के लिए नहीं, वो फेंकने के लिए है। क्यों? इतनी खूबसूरत मूर्ति तोड़ दोगे? देखिए बात ऐसी है ना कि उसको मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में उसके अंदर एक डिफेक्ट आ गया था। अच्छा, क्या है डिफेक्ट? आप देखिए, गौर से देखिए, तो गौर से देखता है, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, दाएं बाएं घूमता है, कुछ डिफेक्ट नजर आता नहीं उसको। तो कहता है कोई डिफेक्ट नजर नहीं आया। देखिए मैं बताता हूँ, जब मैं इसको बना रहा था ना, उसके कान के बाएं कान के पीछे एक गलती से एक डॉट आ गई थी मेरे हाथों। वो डॉट वहां पे होनी नहीं चाहिए थी। अच्छा। तो दोबारा जाता है, देखता है, नहीं देखो तो कोई डॉट नहीं दिख रही। आपको नहीं दिखेगी, मुझे दिखेगी, जो मैंने बनाया है मुझे मालूम है ये परफेक्ट नहीं है, इसलिए मैं इसको फेंकूंगा। अच्छा। दैट्स परफेक्शन। सो आई बिलीव कुछ भी काम करो आप उसको परफेक्शन में करो आप। सो लॉट ऑफ एक्टर्स जो आप उसमें कहते हैं ना कि हम ढल गए, अब मैं इतना कैरिड अवे हो गया, अब तो रोल करते हुए मैं भूल गया कि मैं अली हूँ, मैं भूल गया कि मैं ये हूँ, कि मैं मुझे सुना ही नहीं दिया कि डायरेक्टर ने कट कब बोला, या ये हो गया, या ये यहाँ पे क्या हुआ। जो एक्टर बोलते ना कि भाई मैं इतना, ऐसा मेरा मानना है कि नहीं है वो, इट कैन नॉट हैपन। यू कैन नॉट लूज योर कॉन्शियसनेस कि आप क्या हो। आप काम कर रहे हो, यस, आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, आप उसमें घुसे। अब कहते मैं रोल में इतना घुस गया था, अब रोल में घुसा कैसे जाता है ये मुझे मालूम नहीं, मगर रोल की तैयारी कैसे वो करते हैं ताकि वो ट्रूथफुल लगे परफॉर्मेंस को अपने दर्शकों के लिए। और जब तक मैं ये खुद कन्विंस नहीं हुआ होऊंगा कि मैं अली नहीं जसजीत हूँ, मैं आपको या फिर दर्शकों को कन्विंस कैसे कर पाऊंगा? सबसे पहले मेरे को इसके बारे में कन्विक्शन होना चाहिए। करेक्ट। जब मेरे को कन्विक्शन हो जाएगा तो आपको भी हो जाएगा। और वो चीज़ मुझे दिख रही है तो आपको भी दिखेगी। अगर मुझे ही नहीं दिखेगी, मेरे को ये चीज़ बेचनी है आपको, मुझे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, मैं क्या बेचूंगा आपको? अरे प्लीज यार कुछ खा लूंगा मैं, देख लो, खरीदोगे आप, आपको पसंद आएगी तभी आप खरीदोगे, ओनली अंटिल यू आर कन्विंस्ड, राइट? करेक्ट, बिल्कुल। दैट वे आई थिंक वेरी फेयर फॉर परफॉर्मेंस। और मैं थिएटर से हूँ, हार्डकोर थिएटर बैकग्राउंड से हूँ। मैं बचपन से थिएटर करता आया था। नेशनल स्कूल ड्रामा के साथ मैं 2 वर्कशॉप्स करी, एनुअल वर्कशॉप जो होती हैं, सिलेक्शन वर्कशॉप्स, वर्कशॉप तो और भी कई करी मैंने। फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे, फिल्म इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट के साथ मैंने वर्कशॉप्स करी। सर्टिफिकेट भी है मेरे पास, डॉक्टर मोहन आगाशे का हैंड सिग्नेचर वाला। नसीर साहब के साथ, नसीरुद्दीन शाह साहब के साथ मैंने बहुत सीखा कि वो उन्होंने गालिब कैसे किया, उन्होंने जलवा के लिए बॉडी कैसे बनाई, उन्होंने त्रिदेव के लिए कमर्शियल रोल कैसे करा, और टॉम वॉल्टर साहब के साथ थिएटर किया, डॉक्टर सईद आलम के साथ थिएटर किया। हाँ, उर्दू भी थोड़ी साफ करी, अपनी डिक्शन साफ किया वहाँ पे। सो आई बिलीव आप तैयारी करिए, कुछ भी करें आप तैयारी करिए। एंड ऑल दिस थिंग अबाउट कि भाई मैं इतना इमोशनली हो गया था, वो दैट आई डोंट बिलीव। एंड आई थिंक सम पीपल एग्जैजरेट ऑल्सो कि भाई मैं तैयारी के टाइम पे मैंने ये हो गया था, मेरे साथ वो हो गया था। अरे एक्टर का काम है यार टू रिएक्ट। करेक्ट। यू कैन नॉट लूज योर कॉन्शियसनेस कि मैं उस सीन के अंदर, उस रोल के अंदर इतना घुस चुका था कि मेरे को सुनाई नहीं दिया। हाउ कैन यू नॉट हियर इट? नहीं, दैट्स सो ऑब्वियस एंड नेचुरल ऑल्सो। बिल्कुल ठीक बात है। अब भाई एक पर्सपेक्टिव पर डिस्कशन करते हैं। जैसे हम लोग बहुत सारे काम या प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम्स, क्लाइमेट चेंज एज ए सब्जेक्ट पे काम करते हैं, और क्लाइमेट चेंज ऐसा सब्जेक्ट है या एक्टिविटी है, प्रोग्राम है जो कि
एक आम इंसान को इफ़ेक्ट करता है, इम्पैक्ट करता है उसकी मे बी आई थिंक लाइफस्टाइल पे, उसके लाइवलीहुड पे। आप देख रहे होंगे रिसेंटली बहुत सारी इस तरह की अकरेंसेस जो हैं वो विजिबल हो रही हैं, लोग उसको विटनेस भी करने लगे हैं। कहीं हीट वेव्स हो रही हैं, कहीं एकदम से फ्लड आ रहा है, कहीं एकदम से बारिश बहुत तेज़ी से हो रही है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उससे क्या है कि जो लोग हैं उससे बहुत इम्पैक्ट हो रहे हैं, बिजनेसेस बहुत इम्पैक्ट हो रहे हैं, और गवर्नमेंट की मशीनरी को भी बहुत सारी चीज़ों जो, क्योंकि ये मे भी देखा जाए तो ये ऐसी एक्टिविटी है जिसका कंट्रोल किसी पे नहीं है। कोई क्लाइमेट चेंज एक्टिविटी है, उसका कंट्रोल कोई नहीं कर सकता है। वो एक ऐसा भी नहीं कि रिसेंट कोई एक्टिविटी के बेसिस पे ही वो एक्टिविटी हुई है। वो दशकों से कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, लोगों ने CO2 एमिशंस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, GHG एमिशंस पे ध्यान नहीं दिया, उसके कारण से इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। इस तरीके की चीज़ों को एक आम जनता तक पहुंचाना और उसको अवेयर करना कि इस तरह की क्लाइमेट जो एक्शंस हैं उसको किस हिसाब से प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, उसके एक्टिविटी से शायद, उसके पार्टिसिपेशन से शायद आज के टाइम में क्लाइमेट चेंज कम नहीं होगा, बट हो सकता है कि 10 साल के बाद हो, 20 साल के बाद हो। तो ये लॉन्ग टर्म एक्टिविटी की तरह है, उसके लिए लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। इस क्षेत्र में सिनेमा का बहुत बड़ा रोल हो सकता है, जो कि ज़्यादातर केसेस में अभी नहीं दिखता है। जैसे हम लोगों ने बहुत साल पहले मे बी आई थिंक मे बी 2007 या 8 के टाइम में अल गोर, जो उस समय प्रेसिडेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने एक मूवी बनाई थी और वो बहुत सारे लोगों ने देखी थी, लेकिन फिर भी वो मूवी इन जनरल लोगों तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि वो ऐसा सब्जेक्ट था जो कि एक शायद आम लोग उसको बहुत ज़्यादा कोरिलेट नहीं कर पाते हैं। हमारे यहाँ पे अगर हम लोग इंडियन डेमोग्राफिक में देखें, जो जनता है उसके अपने अलग तरीके के चैलेंजेस हैं, इश्यूज़ हैं, जो कि एक सिनेमा के थ्रू लोग या डायरेक्टर्स या स्टोरी राइटर्स लिखते हैं और उसको पोर्ट्रे करते हैं, चाहे वो समाज की कोई कुरीति हो या कोई सेलिब्रेशन कंपोनेंट हो, जिसको लोग दिखाते हैं और लोग उससे और जागरूक होते हैं। क्लाइमेट चेंज जैसे सब्जेक्ट पे जहाँ हम लोगों को लगता है या सरकार को भी लगता है कि एक लार्ज लेवल पे प्रोग्राम बनने चाहिए अवेयरनेस के, मास अवेयरनेस तभी हो सकती है जब शायद इस तरीके के प्रोग्राम बने। फॉर एग्जांपल जैसे डायलेक्ट, हम आपने डायलेक्ट बोला या डिक्शन बोला, तो डायलेक्ट हमारे चेंज होते हैं हर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर पे, वहाँ पे बहुत सारा स्कोप है। सिनेमा मेन जो सिनेमा है उसमें बहुत सारे स्कोप है, बट इस सब्जेक्ट पे लोग मूवी अभी नहीं बनाते हैं। कैसा लगता है कि आपको लगता है कि ये पर्सपेक्टिव ठीक है कि आम जनता जब सिनेमा हॉल में एक कहानी के माध्यम से क्लाइमेट चेंज को पोर्ट्रेट देखेगी तो शायद इम्पैक्ट आएगा, दैट इज़ वन थिंग, या अगर नहीं आएगा तो किस तरीके से और उसको अवेयर करा सकते हैं? कोई पर्सपेक्टिव आपका थॉट? आपने बहुत ही अच्छी बात की है एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू फॉर आस्किंग दिस। देखिए, अक्षय कुमार की फिल्म टॉयलेट जी, अगर वो इतनी बड़ी सक्सेस हो आपने अक्षय कुमार का नाम लिया था, जी जी, वो इतनी बड़ी सक्सेस हो सकती है जो कि बहुत मीनिंगफुल एक मैसेज कन्वे करती थी, बिल्कुल, तो क्यों नहीं हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी कोई फिल्म ज़रूर कामयाब होगी। लोगों ने दिखा दिया है कि बिना कोई हीरो हीरोइन नाच गाने के कोई फिल्म ब्लॉकबस्टर भी बन सकती है, और बहुत चैलेंजिंग सब्जेक्ट था वो। हाँ, ठीक है, तो ऐसी चीज़ें, बदलाव तब आएगा ना जब देखिए समाज तब तक नहीं बदलेगा जब तक हम जितने भी दर्शक हैं हम खुद स्वयं अपने आप को ना बदल दें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सब कम से कम पेड़ उगाएं, कम से कम, दैट्स द बेयर मिनिमम वी कैन डू। हम पेड़ काटना जानते हैं मगर उगाना नहीं जानते, और पेड़ उगाने के लिए सालों लग जाएंगे, पेड़ काटने के लिए मिनट लग जाएगा। बहुत सही बात है, बिल्कुल। और हम लोग प्लास्टिक्स जो है वेस्ट ऐसे ही फेंक देते हैं या समुद्र में फेंक देंगे, ये वो। हमारी जो कैटल है, जो गाय है, वो खा लेगी प्लास्टिक, उनके पेट में पता है उनको प्रॉब्लम, हम लोग हमें दिखता, वो बेज़बान जानवर हैं भाई, उनकी तकलीफें वो बोल नहीं पाएंगे आपको। आप समुद्र में पानी कितना प्लास्टिक आता है, इतना, पता है वो हैदराबाद में इनको इंटरनेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया है। एक इंसान ने रोड टारमैक प्लास्टिक इस्तेमाल करके बनाया, प्लास्टिक वेस्ट।
आप जो बायोडिग्रेडेबल आइटम है उनको तो इस्तेमाल करिए ना आप सब। हम क्या है, कोई खाया पहले तो अच्छा अच्छा हुआ था, अब तो स्वच्छ भारत अभियान हो गया है। पहले तो यूं खाया और दरवाजे को खिड़की खोली गाड़ी की, हाईवे पे यूं फेंक दिया। एक जोक है, एक बंदा जाता है विदेश कहीं पे, तो वहां पे वो कुछ खाता है, यूं फेंक देता है वो, तो पुलिस चालान काटती है उसका कि भाई क्यों तुमने ये क्यों फेंका यहाँ पे। चालान काट के देती है, तो वो चालान को भी यूं करके फेंक देता है पुलिस के आगे। तो मेरा ऐसा मानना है, देखिए आर्मी में हमारी इकोलॉजिकल बटालियन होती हैं, ये टेरिटोरियल आर्मी की होती हैं। राइट। और ये इकोलॉजिकल टास्क फोर्स जैसे कि देहरादून में थी, मसूरी में थी, कई जगहों पे होती हैं ये डिप्लॉयड। और ये बेसिकली इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करती हैं। एंड इट्स वेरी, इन्वायरमेंट अब हमारी है भाई, हमारा घर है ये। आप देखिए कितना दुबई में बाढ़ आ गई, कभी सुना था दुबई में बताइए। बाढ़ आना इतना गंभीर तरीके से? जी। दिल्ली में आप देखते हैं बारिशें हो रही हैं जब, अबनॉर्मल रेन्स, गर्मी ऐसी पड़ी, एसी भी फेल हो गया। अच्छा आपको एक बात पता है हमारे दर्शकों को, कि हम लोग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली तो बोल देते हैं अपने आप को, ठीक है ना, क्लाइमेट चेंज, फ्लाइट से जाना, फ्लाइट कितना एमिशन देती है, इट्स गुड, नॉट गुड फॉर द इन्वायरमेंट बाय द वे। या बिल्कुल सही। हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, टशन मारेंगे कि अपनी गाड़ी दिखाएंगे और फेसबुक या इंस्टाग्राम पे फोटो लगा देंगे। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, भाई शान की बात है। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कंबाइन, डू कार पूलिंग, अगर ऐसा इतना कुछ है तो। सही बात। हम डेनिम्स पहनेंगे स्टाइल मारने के लिए। पता है एक डेनिम की जो कितना पानी इस्तेमाल होता है इसके लिए, एक डेनिम के लिए। बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल। सो बेसिकली हम लोग वी डोंट केयर फॉर द इन्वायरमेंट यार। फैक्ट है, आपको बुरा लगेगा दोस्तों। तो देखिए हम लोग इन्वायरमेंट की हम रक्षा करते नहीं है। आप इन्वायरमेंट की रक्षा करेंगे, इन्वायरमेंट आपकी रक्षा करेगा। धूप में छाए तो मिल जाएगी आपको, आप बाद में उसी पेड़ को काट दोगे। यू विल पल्यूट द इन्वायरमेंट। पैंडेमिक में जब शुरुआत में, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, आपने देखा था तरह तरह के जानवर निकल कर लैंड पे आ रहे थे, क्योंकि अभी यार इंसान मानुष नहीं होगा, मनुष्य नहीं होगा, तो जानवर आ गए थे। राइट। हम जंगलों में काट देते हैं, वहां के जो जंगली जानवर होते हैं ना, मैं पोस्ट पे रहा था 2003 में, इंडिया का बॉर्डर और यहाँ पाकिस्तान का बॉर्डर 30 मीटर का फासला था, 30 मीटर, 30 मीटर ओनली। यार कि यूं पत्थर मारोगे यूं जाएगा पत्थर। और बीच में फेंसिंग थी और अंडरग्राउंड बंकर में हम रहा करते थे। और तब सीज फायर नहीं हुआ था माइंड यू, तो रात भर साउंड पोल्यूशन, फायरिंग, दबादब दबादब फायरिंग। मगर खतरा उससे नहीं था। खतरा था जिस बंकर में आप रह रहे हो ना साहब, उसमें सांप, बिच्छू, गिरगिट, रेप्टाइल्स, तरह तरह की अलग अलग चिपकलियां जो आपने देखी भी नहीं होंगी। वो बामनी होती नहीं है, बामनी जो कहते हैं सांप की मौसी, अलग अलग तरह के जानवर, बिच्छू होंगे। सुबह को बूट पहनते हैं हम झाड़ के, उसी से सेफ झाड़ के। ये नहीं कि कहीं अंदर सांप बैठा हो, ना, इसलिए नहीं, सांप तो पक्का बैठा ही होएगा। ये नहीं कि कहीं सांप ना बैठा हो। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कितने सांप अंदर बैठे होंगे। हाँ, रात को मच्छरदानी लगाया करते थे, तो अगर फायरिंग हो गई, अगर क्या होती थी वैसे अनुमान तौर पे, तो हम रात को 1 या 2 या 3 वाइपर या कोई कोबरा या पाइथन या कोई तरह सांप पक्का मच्छरदानी पे। मच्छरदानी मच्छर से प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं, मच्छरदानी इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए, से प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये जानवरों की जगह, ये तो उनका घर था, वो उनकी जगह हमने ले रखी थी एक्चुअली। सही बात है।
एंड ये हमारे हाथों में है दोस्तों। वेरी नाइस। तो भाई इसमें बहुत सही तरीके से आपने जैसे एक्सप्लेन किया, और मुझे लगता है बहुत ही ह्यूमन लेवल पे इस तरह का डिस्कशंस जब तक नहीं होंगे तब तक शायद लोग पेपर में पढ़े हुए इश्तिहार या मैगज़ीन में छपी हुई इस तरह की जो जागरूकता भरी जो चीज़ें हैं उससे शायद लोग बहुत ज़्यादा अवेयर या इन्फॉर्म नहीं होंगे। दूसरा, मुझे एक और पर्सपेक्टिव लगता है कि मतलब लोगों को जो जागरूक करने का जो तरीका है वो उनको दो तरीके से किया जाता है। जैसे हम लोग जब, आपने भी एक एग्जांपल लिया, जैसे यूएस में जो लोग जाते हैं या वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं तो वहाँ पे लोगों को पता है कि ऐसा करेंगे तो उनके ऊपर ये पेनल्टी पड़ जाएगी। दूसरा तरीका, जैसे हमारे यहाँ पर भी इस चीज़ को लेकर के गवर्नमेंट को भी पता है कि शायद इतने सारे लोग हैं कि अगर हम ये मतलब ये पेनल्टी लगा भी देंगे तो शायद लोग फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे, ना उसको इन्फोर्स कर पाएंगे, ना उससे पेनल्टी जो है वो ले पाएंगे। तो दूसरा तरीका है क्या है कि रिकग्नाइज़ करने का, जो अच्छा काम कर रहा है उसको रिकग्निशन प्रोवाइड करें। फॉर एग्जांपल कोई वेस्ट मैनेजमेंट का काम कर रहा है, मान लीजिए कोई वाटर क्लीनलीनेस का काम कर रहा है, कोई बहुत अच्छा सोलर इंस्टॉलेशन का काम कर रहा है। एक हमारे आईटी बॉम्बे के प्रोफेसर हैं, ही इज़ कॉल्ड एज सोलर मैन ऑफ इंडिया, और वो काफ़ी जगह उनका ये भी एक ध्येय है कि वो अगले 10 साल तक जो है वो सोलर बस, जो सोलर ऑपरेटेड जो बस है या ईवी ऑपरेटेड बस है उसमें वो ट्रैवल करेंगे और लोगों को अवेयर करेंगे। उन्होंने आईटी बॉम्बे से अपनी प्रोफेसरशिप को होल्ड किया और ये काम में लग गए। इस तरह के लोग इन जनरल देखा जाए तो बहुत कम है, और लोगों को अवेयर करने की जो जिम्मेदारी है वो कितना ही भी गवर्नमेंट कर ले, पार्टिसिपेशन तभी आएगा जब या तो रिकग्निशन हो जाए या तो फिर प्रिवेंटिव मैकेनिज्म, मतलब कोई पेनल्टी वो लगाए। तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है, किस तरह से लोगों को इस मुहिम का हिस्सा बना सकते हैं? बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने। जैसे कि आपने आईआईटी प्रोफेसर की बात की जो सोलर एनर्जी पे बहुत काम कर रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे लेफ्टिनेंट जनरल समीरुद्दीन शाह साहब। इन्होंने गो ग्रीन कॉन्सेप्ट प्रमोट किया था अपनी यूनिवर्सिटी में, एनवायरमेंटल फ्रेंडली यूनिवर्सिटी। तो इन्होंने लीड बाय एग्जांपल, क्योंकि आर्मी के जनरल साहब थे, तो इन्होंने अपनी जो वाइस चांसलर की जो गाड़ी होती है वो छोड़ दी और साइकिल पे जाने लग गए अपने वीसी लॉज से ऑफिस, एंड साइकिल पे आया करते थे। अब जाहिर सी बात है, आप उस लेवल पे हो यूनिवर्सिटी के, वो भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर हो, तो हर कोई शरीफ आदमी नहीं होगा, कुछ बदमाश भी एलिमेंट्स होंगे जो ताक लगा के बैठे होंगे, देख रहे होंगे आप। आपने लोगों को सस्पेंड किया होगा, रस्टिकेट किया होगा आपने, आप हो उस अहदे पे। तो कुछ लोगों ने, बदमाशों ने उनका पैटर्न स्टडी किया, क्योंकि देखिए फौज में हम एक रास्ते से जाते हैं, उस रास्ते से वापस नहीं आते हैं। अनुमान तौर पे हम अलग रास्ते से आते हैं। एक पैटर्न हम अगर सुबह 5 बजे निकल रहे हैं तो हम अगले दिन भी 5 बजे नहीं निकलेंगे। अच्छा, हाँ, तो ये पैटर्न हम बदलते रहता है कि दुश्मन ताक लगा के बैठा होता है। अब ऑफिस का टाइम अगर ये इतने बजे का है, उतने बजे का ही ऑफिस का टाइम होता है ना। तो लोगों ने उनका पैटर्न स्टडी किया, एंड यू विल नॉट बिलीव इट, कुछ लोगों ने अपनी 4 व्हीलर गाड़ी में आके, जब वीसी साहब साइकिल चला रहे थे, उन पे टक्कर मार दी। ओह, एंड ही ब्रोक हिज रिब्स गॉट फ्रैक्चर्ड इन दैट। एंड इतना अच्छा नेक काम कर रहे थे। एंड द नेक्स्ट डे 14 अगस्त को हुआ था, 13 अगस्त को या 14 अगस्त को, जब वो वाइस चांसलर थे, मतलब अराउंड 2014-15 के आसपास की बात है ये। मगर आप हिम्मत देखिए जनरल साहब की, उन्होंने 15 अगस्त की झंडा सलामी में रिब्स पे अपनी पट्टी बांध के, प्लास्टर बांध के, शेरवानी डाल के, कमर कस के खड़े हुए थे झंडा सलामी की। कोई कहीं पाएगा कि उनके रिब्स फ्रैक्चर हुए हैं। बट ही वाज लीडिंग बाय एग्जांपल। नियत उनकी इंटेंशन सही थी। सो वी हैव टू लीड बाय एग्जांपल। करेक्ट। पीपल विल नॉट लिसन टू अस, दे विल फॉलो अस। दे विल से, अरे अच्छा अनुराग वाजपेयी ऐसा कर रहे हैं तो अभी हम भी ऐसा करेंगे। सो इट्स लाइक टू टेल अ चाइल्ड, बेटा किताबें पढ़ लो। बच्चा नहीं पढ़ेगा, बच्चा देखेगा अपने फादर को, मदर को किताबें पढ़ते हुए, तो वो भी किताबें पढ़ना शुरू कर देगा। तो वैसे ही आपको इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कॉन्सेप्ट, एक गो ग्रीन यूनिवर्सिटी। अच्छा, कितने लोग हैं जो एसी, बड़ी गर्मी हो गई भैया, एसी ऑन करो, एसी का बड़ा शौक है भैया। आपको पता है वो एसी की जो एमिशन है, इट्स नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट। बड़ा शौक है भाई एसी यूज करने का, जहाज में सफर करेगा, टाइम बच जाएगा, अपनी बड़ी गाड़ी में जाने का। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिलिंग करिए। साइकिलिंग के फायदे देखिए आप,
सेहत के लिए अच्छा होता है, इट लुक्स स्टाइलिश एंड यूनिक। बड़े बड़े सीईओ एमडी हैं कंपनी के जो अपने घर में, अपने ऑफिस में मर्सिडीज या रोल्स रॉयस या बेंटले में नहीं आएंगे या जैगुआर में नहीं आएंगे, साइकिल पे आएंगे। एंड लुक गिव्स अ वेरी स्पोर्टी लुक, गिव्स अ यूनिक लुक। एंड आपकी एक्सरसाइज, वैसे भी हम आजकल कॉर्पोरेट लाइफ में अनुमान बहुत लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, बीमारियां फैल रही हैं, हार्ट अटैक्स पे यंग लोग मर रहे हैं। सही बात। स्ट्रेस, बुलिंग एट वर्क प्लेस, टॉक्सिक वर्क प्लेस, क्योंकि ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। सही बात। तो हम अभी एना सेबेस्टियन का एग्जांपल ले लीजिए आप, 26 ईयर ओल्ड आईटी प्रोफेशनल फ्रॉम पुणे, ईवाई में काम कर रही थी बेचारी, वो मर गई है, मर गई है। देन नो, आई बिलीव वन ऑफ कलीग्स अटेंड द फ्यूनरल। राइट। सो थाईलैंड में एक लड़की, एक लेडी थी, अभी 4 दिन पहले की बात है, खबर आई थी कि उन्हें सिक लीव मांगी, उसके मैनेजर ने मना कर दिया। वो बेचारी ऑफिस आई और लॉगिन किया, और लॉगिन करने के 20 मिनट के बाद वो मर गई वहीं पे ऑन डेस्क। ओह माय गॉड। तो इतनी टॉक्सिसिटी हो रही है बिकॉज वी आर नॉट, इतना तनाव ऑलरेडी है। जिम में यंग एक्टर्स गए, उसने कुछ लगाया हुआ स्टेरॉइड, इतना ही क्या जिम करते हुए मर गया बेचारा। So we are not concentrating to the environment. We are not contributing there. कितने लोग हैं आप में से भाई जो कहेंगे भाई मैं एसी में नहीं रहूंगा, पंखे में रहूंगा? कितने लोग हैं जो कहेंगे भाई मैं जहाज में नहीं जाऊंगा, टाइम है, मैं ट्रेन से जाऊंगा या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाऊंगा? कितने लोग हैं जो मैं पैदल निकल जाऊंगा, यार कोई बात नहीं, अच्छी एक्सरसाइज है, मैं पौधा लगाऊंगा, मैं पेड़ कटते हुए देख रहा हूँ, मैं बोलूंगा नहीं कुछ। आप भी उतने बराबर के हिस्सेदार हो बाय द वे। अगर आप पेड़ को कटते हुए देख रहे हो और आप कुछ बोलोगे नहीं, आप नजरअंदाज कर दोगे, तो आप भी उतने ही बराबर के हिस्सेदार हो। इट्स अमाउंटिंग टू मर्डर इन अ वे। वो भी जीवित चीज है, इट्स अ प्लांट ऑफ द लिविंग बीइंग। जानवर पे अत्याचार हो रहा है, आप शायद बोल भी दो, कुत्ते को क्यों पत्थर मार रहे हो, मगर पेड़ कटता देखते हुए उस पे आप चुप रहोगे। सो वी हैव टू लीड बाय एग्जांपल। आपने जो बताया मीडिया इज अ वेरी वेरी, ये भी मीडिया ही है। फिल्म हो, बुक्स हो, किताबें हो, जर्नलिज्म हो, अवेयरनेस हो, यू एड्रेस पीपल, यू टेल। मैं तो कह रहा हूँ, ट्रेन में सफर कर रहे हो, 4 लोग बैठे हैं, उनको जागरूक करना भी बहुत बड़ा पुण्य का काम है। बिल्कुल, बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अ मीडिया इज मीडियम, बेसिकली अ प्लेटफॉर्म टू कन्वे टू द मासेस। मासेस कैन बी 4 people, 2 people, 1000 people, million, billion people, right? तो वो द चेंज स्टार्ट फ्रॉम नाउ। अभी नहीं तो कभी नहीं। अरे मैं जिम जाऊंगा कल से, कल 5 बजे उठूंगा, आज जॉगिंग जाऊंगा, जॉगिंग शूज भी खरीद के ले आया, पॉकेट मनी बचा के, या पेरेंट्स से बोलो, किसी से ले लिया। आपने आज तक पहन के दौड़ने नहीं गए भाई, ये साहब, आपने जिम की मेंबरशिप ले ली, जिम ही नहीं गए आप। मैं कल से पेड़ बचाऊंगा, पेड़ पौधे लगाऊंगा, नहीं करोगे आप। अभी नहीं तो कभी। अभी जाइए, आप तुरंत जाइए और पौधे लगाइए। पेड़ को कटते हुए कहीं देख रहे हो तो उसको रोकिए, ये आपका फर्ज है। ये जी अर्नाड, बहुत बढ़िया भाई। एक और पर्सपेक्टिव है इसमें। आई थिंक आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू वन ऑफ योर वर्क्स, जो कि आपने पिरामल रियलिटी के लिए किया है। उसमें बेसिकली यू हैव ऑल्सो टॉक्ड और मेंशन्ड कि किस हिसाब से हमारे जो रिचुअल्स हैं या जो कल्चर है उसको कैसे हम रिकनेक्ट करें। और वो इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज़ जो पहले के हमारे जो उपदेशों में या जो हमारे इतने सारे ग्रंथ में सब बहुत सारी चीज़ें बहुत डिटेल में भी लिखी गई हैं। और जो कल्चर है वो उसमें कई बार क्या आता है कि विदाउट टेकिंग द टेक्निकल टर्म्स उसको एक रीत रिवाज के हिस्से के थ्रू उसको पोर्ट्रे किया जाता है, ताकि जो लोग हैं उसको एक रिवाज की तरह, एक कल्चर की तरह, उसको रिचुअल की तरह उसको फॉलो कर लें। और बाय डिफ़ॉल्ट एक जो भी क्लाइमेट से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं या किसी भी चीज़ से जो एक्टिविटीज़ हैं वो हो जाएं, क्योंकि ये भी माना जाता है कि हिस्सा उनका करने का ज़रूर बनता है, बट शायद उनको बहुत सारी चीज़ें अगर हम अब मतलब मे बी आई थिंक ओवरलोड कर दें कि हाँ ये इसको ऐसे होगा, उसके पीछे का लॉजिक ये है, उसके पीछे का टेक्निकल एस्पेक्ट ये हैं, तो शायद उसको नहीं समझना उनके लिए ज़्यादा आसान रहता है रेदर देन अंडरस्टैंडिंग एंड देन डूइंग इट। तो उसका कितना रोल है कल्चर का और रिचुअल्स का जो हमारे समाज में बहुत पहले से बने हुए हैं, उसको मे बी आई थिंक रीअडॉप्ट करने का या उसको एम्ब्रेस करने का? आपने बहुत ही अच्छी बात करी है। देखिए, कल्चर में हमारे हिंदुस्तानियों के संस्कार में है
बड़ों को आदर करो, उनका पालन करो, उनकी इज्जत करो। भगवत गीता में लिखा है कि कार्य करे जा, फल की चिंता मत कर। ठीक है, तो बेसिकली दीज आर थिंग्स विच हमारे संस्कार में है। हम लोग बड़े बुजुर्ग के हम जब पाँव छूते हैं, ब्लेसिंग्स लेते हैं, तो क्योंकि एनर्जी वहाँ पे है, तो दे द लॉजिक, द साइंटिफिकली लॉजिक टू every single culture that we imbibe. And let's talk about, like, for example, I'm a Muslim. I'm very proud to be a Muslim, but I am an Indian before I'm a Muslim. So our nation comes first, always. Nation will राष्ट्र पहले आएगा हमेशा. And I believe in all cultures. मैंने अगर भगवत गीता पढ़ी है, मैंने बाइबल पढ़ी है, और मैंने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी कंप्लीट तब मैंने पढ़ी मैंने. And I know Kardi Mata Arti, like, I know Durga Mata Arti, and Bhajambe Bhagwati Durga Maharani Sevaka Sudharo Dharja Bandhanyani, और Kardi Mata Arti, आजा मोरे कंठ में बसोए भवानी, कौन समय तुझे प्रगट कीनी, कौन समय तुझे मानी, तुलसी राम भजो भगवाना, सबके मन में मैया तू ही अगवानी माँ तू ही. So basically our culture is very rich. Every single culture of ours that makes India unique. देखो ये 5 उंगलियां हैं हिंदुस्तान की, ठीक है. अब 5 उंगलियां में अगर एक उंगली में फ्रैक्चर हो जाएगा तो आप एक मुट्ठी नहीं बना पाओगे. और जोश यहाँ से आता है भैया. तो our culture says first look after the surroundings, after your environment. I'm very happy to see your plants in your studio. I'm very happy to see them. Thank you भाई. So we have to first, जैसे मैं आपको पहले बताया, समाज तब तक नहीं बदलेगा जब तक हम स्वयं अपने आप को ना बदल दें. So, and in our culture, it's imbibed. You cannot destroy the environment. Our environment is prime. Otherwise, क्या होगा? आपने 2007 कब हुआ था ये? बॉम्बे फ्लड्स जब आए थे 2004 कब आया था? बॉम्बे फ्लड्स बहुत गंभीर तरीके से आए थे भैया. बहुत हाँ. गाड़ियां बह गई थी, फिल्म भी बनी इसके ऊपर. And there is going to be, if we don't change now, हमारे, चलो अपने आप छोड़ो, आपके बच्चे होंगे, छोटे भाई बहन होंगे, आपकी नेक्स्ट जनरेशन होगी, आप क्या उनके लिए छोड़ के जा रहे हैं? आप अगर आप एक पब्लिक टॉयलेट भी यूज करते हैं, यू क्लीन इट एंड यू कम आउट. आप गंदा नहीं छोड़ के आते हैं. आप एनवायरमेंट को आप गंदा छोड़ के आओगे फॉर द नेक्स्ट जनरेशन टू यूज, फॉर देम टू लिव. सोचो, विचार करो उसके बारे में गंभीर तरीके से. और ये बहुत सीरियस मुद्दा है, बिकॉज ऑलरेडी द वर्ल्ड इज इन टर्मोइल. प्लीज डोंट क्रिएट मोर टर्मोइल गैस. कम से कम वर्ल्ड को तो आप, ये तो आपके हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है. मैं मान सकता हूँ इजराइल, ईरान, ये लेबनान की युद्ध रोकना आपके हाथ में नहीं होगा, मगर ये तो आपके हाथ में है ना भाई. तो जो आपके हाथ में है वो तो करिए साहब. बहुत अच्छी बात कही. जो आपके कंट्रोल में है, हाथ में है, उतना तो मुझे लगता है आपका फ़र्ज़ ज़रूर बनता है. शायद आप घर पे बैठ करके चाय की चुस्कियों के साथ पेपर पढ़ते हुए, बहुत बेबी आई थिंक विश्व स्तर की बहुत सारी बात लोग कहते हैं कि हाँ उसको ऐसा करना चाहिए, उसको करना चाहिए, पर शायद ये बातचीत आपस में नहीं करते कि आपको खुद को कैसा करना चाहिए. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कही है भाई. एक रैपिड फायर. बिल्कुल, अरे मज़ा आएगा भाई, है ना. तो मतलब थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है? नसीरुद्दीन शाह. अरे वाह, अरे वाह, बहुत बढ़िया. थिएटर और फिल्म आपके हिसाब से कौन सा एक बेहतर मीडियम हो सकता है? दोनों, फ्रैंकली दोनों हो सकते हैं. और कौन सा ज़्यादा चैलेंजिंग है? थिएटर. अरे वाह. और कोई ऐसे बुक जो कि आपके ऊपर उसने एक प्रोफाउंड इम्पैक्ट किया हो? द सरकारी मुसलमान, रिटन बाय लेफ्टिनेंट जनरल ज़फ़रुद्दीन शाह, जो मेरे बॉस भी रह चुके हैं. फौज में मैं उनका एडीसी था. अच्छा. और इंसिडेंटली वो मेरे वालिद साहब, मेरे फादर भी हैं. अरे वाह, बहुत बढ़िया भाई. कोई बेस्ट एडवाइस जो आपने रिसीव की हो सो फार? द बेस्ट एडवाइस इज अ पोएम व्हिच माय फादर रिटन ऑन माय 11th बर्थडे. ही हैड गिफ्टेड मी एन एयर गन. उन्होंने लिखा था एक पोएम, अपने हाथ से लिखी थी. उन्हें खुद नहीं, ये बड़ी मशहूर पोएम है. इट्स कॉल्ड अ फादर्स एडवाइस. फादर्स एडवाइस. और ये पोएम मेरे को अब तक मैं पढ़ी, मैं ज़ुबानी याद है. ये पोएम कहती है, इफ अ स्पोर्ट्समैन ट्रू यू वुड बी, लिसन केयरफुली टू मी, नेवर एवर लेट योर गन बी पॉइंटेड टुवर्ड्स एनीवन, though it may be and though it be, matters not the least to me. Wow. If twixt you and the neighboring gun, bird may fly or the beast may run, let this maxim e'er be thine, follow not across the line. Stops and beaters off unseen, lurk behind some leafy screen. Calm and steady you always be, never shoot when you can't see. Keep your place as quiet be, game can hear and game can see.
You may win or you may miss, but all the time think of this. Never ever let your gun be pointed at anyone. All the बड़ी अच्छी अभी ज़हन जितनी याद आई एक्सेप्ट नहीं आपको इतना ही आपको याद है, मुझे लगता है यही चीज़ हमें बस आई एम 45 years old now today, so you can imagine कितना याद है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत very sharp memory you have, my dear friend. So one habit that keeps you grounded. One habit that keeps me grounded is I am very good at taking constructive criticism. कोई मेरे को कल की बात है, कल मैं एक सेमिनार में गया, वहाँ पे एक लेडी ऑफिसर मिली मेरे को, बड़ी अच्छी लेडी ऑफिसर है, बड़ी स्मार्ट एंड वेरी इंटेलिजेंट ऑल्सो। शी वॉज गिविंग मी एडवाइस अबाउट हाउ टू गो अबाउट टू बिकम अ गुड डिफेंस एनालिस्ट। Actually, I am a defense analyst. So she didn't, perhaps, poor thing, she didn't know that I am already one. So she was telling me, read these books. ये इसका एनालिसिस अच्छा है, उसका एनालिसिस अच्छा है। अब बातों बातों में उन्होंने मेरा भी, उनको पता ही था कि मैं वही शख्स हूँ। वो ये तो पहचान ही नहीं मेरे को या whatever. So she told, she gave my name also incidentally. Oh wow. So I was very happy about that. Yeah, so I am very good at taking constructive criticism and the feedback. बहुत लोग हैं जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को फीडबैक को वो डिफेंसिव हो जाते हैं, अरे नहीं मैं तो इसलिए बोला क्योंकि ये, अरे वो आपकी बेहतरी के लिए बोल रहे हैं ना, आपकी सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए, आप ग्रो कैसे करेंगे? और जब तक आप वो फीडबैक नहीं ले पाएंगे, दैट्स माय टेक, वेरी गुड, टेक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म फीडबैक पॉजिटिवली। व्हाट इज द नेक्स्ट बिग गोल दैट कीप्स यू मूविंग? Next big goal that keeps me moving is to give back to the society. And I think we have taken a lot from society. Now what do we give back? Now what is it that I have to give back to the society? I don't have much money to give back to society. यार कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं कोई वॉरेन बुफे या बिल गेट्स तो हूँ नहीं, ठीक है? So ये विद्या जो है, नॉलेज, ये वो धन है जितना बांटोगे उतना आपके पास और बढ़ेगी, कोई इसको आपसे चुरा नहीं सकता, ये अनमोल है बिल्कुल। So I think I'm a bit qualified by virtue of having given the highest TEDx talks in the world, जो टीवी पे बोलता है, जो बच्चा हकलाया करता था बचपन में, अटक के बातें करता था। Right. So what I can give back is the art of, say, expressing, speaking confidently, being a good public speaker is the least that I can do. तो मेरी एक अकेडमी है, एक ऑनलाइन अकेडमी है, प्लीज, जहाँ पे मैं लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ। अरे वाह, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। क्या अकेडमी का नाम है भाई? इफेक्टिव स्पीकिंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जी हाँ, ओके। तो ऑनलाइन है ये, तो इसमें खूबसूरती ये है कि ऑनलाइन कोई कहीं पे भी बैठ के, एंड दिस वाज इकोनॉमिकली फ्रेंडली, बिकॉज आप पेट्रोल जलाएंगे, बाइक से, कार से आएंगे, दूर से आएंगे, आप कहीं पे फॉरेन कंट्री में बैठे हैं, यू कैन जस्ट लॉग इन, खट एंड देयर यू आर। बिल्कुल बिल्कुल। व्हाट आई कैन शेयर, आई कैन गिव बैक, एंड आई गिव बैक। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक और चीज़ बताइए भाई कि मतलब व्हाट इज़ द, मे बी आई थिंक द मोस्ट मेमोरेबल टॉक दैट यू हैव गिवन, and maybe I think in that talk, what was the, maybe I think the message that you wanted to leave behind for the audience? Okay, couple of them. One was with the Cambridge University. I had the honor of addressing them in 2020. बल्कि जब pandemic, जब lockdown हो गया था, तब मैंने I was to go offline to London, but क्योंकि 2020 का टाइम था और pandemic आ गया था, तो मैंने online Cambridge को address किया था मैंने, and I gave some tips, and that was received very well by the students and the professors of the Cambridge University. One was this. Second was a TEDx talk that I gave early in January 2020 in Dhaka, in Bangladesh. Wow. तो बड़ा दिलचस्प किस्सा हुआ था, मैं बाय रोड गया था बांग्लादेश। क्या कहता है? जी हाँ। तो जैसे मैं बताया कि अभी कितने लोग हैं जो फ्लाइट में नहीं जाएंगे, बोलेंगे नहीं, I have time so I'll go by road. I went by road to Bangladesh. I didn't go by flight for this purpose. Again, it'll cause pollution. So I went by road, और बड़ा मजा एक किस्सा आया था जब मैं बॉर्डर क्रॉस करा था, तो इंडिया टू बांग्लादेश, वहाँ BSF बड़ा अच्छा काम कर रही है, तो कुछ बच्चे थे, इन्होंने मेरी जोश टॉक या टेडेक्स टॉक देख रखी थी, तो वो आ गए सेल्फी खिंचवाने के लिए मेरे साथ। उनको किसी और लोगों ने देखा, शायद बांग्लादेशी थे शायद, अब उनको समझ में नहीं आया मैं कौन हूँ, क्या हूँ, क्या करता हूँ, पता नहीं, वो बस झुंड को देख रहे हैं कि सेल्फी खिंचवा रहा है, तो वो भी आ गए सेल्फी खिंचाने के लिए। मैं खींच तो रहे हैं, क्या इनको पता भी है मैं नाम क्या है, मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, ऐसे उनको देख के और आए। So when I was crossing the border from India to Bangladesh, it was a tough situation in a very good way. प्यार मोहब्बत थी लोगों की, मगर ये बड़ा दिलचस्प, वहाँ पे जो मैं TEDx टॉक दी,
अब like for me it was an international TEDx talk. Similarly, for the audience there, it was a foreigner who had come there, right? An international speaker had come there for them. तो जिस तरह से मेरा लुकिंग आफ्टर हुआ, खैर मकदम हुआ, वेलकम हुआ, वो ज़बरदस्त था. और अभी कुछ एक महीने पहले मैं गया था अजरबैजान. वहाँ बाकू में it was, वहाँ पे तो there were so many diplomats and so many ministers of different countries. My sister Sarah Shah Halim from Calcutta, she's a politician and she had represented our country and she spoke on women empowerment at the non-aligned movement conference. Wow. बहुत बड़ी conference हुई थी अजरबैजान में. तो yeah, so these are the my अजरबैजान में अभी COP29 भी वहाँ पे. Correct. और and one more thing, I gave one talk in Kuwait. तो वहाँ पे शेख्स आए थे, वहाँ के रॉयल फैमिली के लोग आए थे. और वहाँ पे मैंने एक प्ले है वो भी किया था, सोलो प्ले है. तो एक बहुत बड़ा रॉयल फैमिली का शेख आता है बैक स्टेज, फोटो खिंचवाता है और बोलता है I didn't understand what you were doing. I don't speak your language. But by the way you were doing it, I could say something very nice. ये भी एक कॉम्प्लीमेंट था मेरे लिए. वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, ग्रेट. भाई आपने जो ऑनलाइन लर्निंग एकेडमी की बात की, इफेक्टिव कम्युनिकेशन यू मेंशन्ड, व्हाट इज द विजन ऑफ दिस एकेडमी? बिकॉज वी आल्सो रन वन एकेडमी नेम्ड एज जीटी एकेडमी. इसका इंटेंट ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं या अर्ली स्टेज प्रोफेशनल हैं उनको क्लाइमेट चेंज एज ए सब्जेक्ट के बारे में अवेयर कराया जाए. व्हाट इज द विजन और गोल फॉर दिस एकेडमी? See, I'll start from here. I was an army officer who actually I was an actor. जो एक्टर फौज में गया by the way. लोग सोचते हैं कि आर्मी ऑफिसर एक्टिंग करने आया. अच्छा, पहले एक्टर थे और फिर मैं फौज में गया. मेरा दाखिला नहीं हुआ था नेशनल स्पोर्ट ड्रामा में. अरे NSD में 2 मरतबा ट्राई किया मैंने, 2001 में और 2002 में. और जो पंकज त्रिपाठी है ना, मशहूर कलाकार, वो मेरे बहुत पुराने बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे. अभी we are still in touch. And we worked together also. So Pankaj and I we tried together. पंकज का दाखिला हो गया था 2001 में NSD में, मेरा दाखिला नहीं हुआ था. जी. तो पंकज ने कहा कोई बात नहीं अली भाई, अगली बार आप फिर ट्राई करो हॉस्टल में, मगर आप हमारे जूनियर हो गए, याद रखना हमारी आपकी खूब रैगिंग करेंगे. मैंने कहा भैया. So उसके बाद जब मैं 2 बार NSD में नहीं हुआ, then I tried for the CDS, Combined Defense Service, OTA. तब मैं फौज में गया. और फौज में भी मैंने अपना I would motivate my troops, my जवान at the border. उनके लिए कभी प्ले कर लिया, कभी स्टोरी टेलिंग कर ली, या कोई कविताएं मेरे को अब तो भी याद है, पुरानी स्कूल में पढ़ी थी मैंने, 11 साल का बच्चा था तब. तो वो मैं जैसे कि चाह नहीं मैं सुर बाला के गहनों में गूंदा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर है हरी डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं भाग्य पर ठिलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक. ये माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है. हाँ, बिल्कुल. सो दैट वे आई लर्नड so many things, and you know it's a very motivating कविता dedicated to our soldiers. So all that actor की talent भी मेरे को फौज में जवानों को जोश दिलाने में काम आया. Wow. And आर्मी में तजुर्बा ले लिया था मैंने, फिर वापस मैं एक्टिंग करने गया. That's why I got a lot of army roles basically. कुदरती तौर पर बैकग्राउंड के कारण जो है. And so मैं उसका मोटिवेशनल स्पीकर मैं इसलिए बना क्योंकि मैंने जिंदगी में बहुत सारे फेलियर्स देखे हुए हैं. और मैंने कहा जो रिजेक्शन, जो ह्यूमिलेशन, जो स्ट्रगल, जो जिल्लतें मैं देखी हैं, तो मैं कहा मुझे मालूम है इसके जख्म हर कोई झेल नहीं कर पाता. देयर आर सो मेनी पीपल गेटिंग इन डिप्रेशन, सुसाइड्स, रनिंग अवे. मैं कहा, और आई वाज प्रोबेबली मेंटली टफ कि मैं आई डिडंट लेट ऑल दोस नेगेटिविटी सेट मी इन. तो मैंने कहा जो मैंने दिल पे जो जख्म है ना मेरे, और किसी के दिल पे ऐसे जख्म ना हो. मैं मोटिवेशनल स्पीकिंग में आ गया. And you said the vision of the academy is because मैं बचपन में हकलाया करता था. I'm not a speech therapist. I'm not a qualified speech therapist. ऐसे से लोग आए हैं मेरे पास कि हमने अपने बच्चे के इलाज के लिए हम विदेश गए, विलायत गए, अमेरिका लंदन गए, इतना खर्चा किया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा. आपके पास आए तो कुछ चंद महीनों में a child became all right. Wow. Because I have gone through it. No, I have experienced it. So I'm not a clinically, medically qualified or trained person, but I know through experiences. I don't have a certificate, but I've learned it. Through one practical. One is you have a certificate that you've done a course and you speak French. Right. Certificate मिल गया आपको. आप उस certificate का क्या करोगे? अच्छा डालोगे माथों पे लिख के आप
पेरिस गए आप एयरपोर्ट पे, आपको फ्रेंच बोली नहीं आती है, सर्टिफिकेट लेके आप क्या करोगे? आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, आपको फ्रेंच बोलनी आती है, आप बोलते हो बॉन्जो कोतालेगू एंड यू विल फाइंड योर वे अबाउट। और आपके पास सर्टिफिकेट भी है और आपको कला भी है, आपको जॉब भी वहाँ मिल जाएगी, तो आपके लिए सर्वाइवल के और भी अच्छा हो जाएगा। सो आई डोंट हैव अ मेडिकल सर्टिफिकेट कि भाई मैं ट्रेन हूँ, मगर मेरे को तरतीब मालूम है। एक बच्चा स्टैमर क्यों करता है? इसलिए करता है, इसलिए नहीं कि ज़बान मोटी है या मुंह मोटा है, क्योंकि ही इज अंडर कॉन्फिडेंट। आज की तारीख में हम जैसे लोग भी, अगर इफ यू नॉट श्योर व्हाट वी आर स्पीकिंग, हम भी स्टैमर कर जाएंगे, लगेंगे। सही बात है। सो इट्स जस्ट दैट, एंड आई फील जो मेरे दिल में जख्म में जो चोटें हैं ना, वो और किसी को ना हो। दैट्स माय मिशन, कि भाई लोग खुश रहें, स्प्रेड पॉजिटिविटी इन द वर्ल्ड, मस्त रहो भैया, दैट इज माय मिशन। बहुत बहुत विशेष हम सब लोगों की तरफ से भाई। आई थिंक जो मैसेज आपने दिया है हमारे लिसनर्स को, श्रोताओं को, आई थिंक वो बहुत बहुत बड़ा है और बहुत ही मे बी आई थिंक टच करने वाला है, फील करने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मे बी आई थिंक आपका जो कम्युनिकेशन का जो तरीका है भाई, वो बहुत ही बेहतर है और बहुत सारे लोग उस कम्युनिकेशंस के थ्रू मुझे लगता है कि शायद सीखने को मिलेगा। शायद इससे जो लोगों के लिए जो रिक्वायरमेंट है इन टर्म्स ऑफ कि आपको क्या करना चाहिए, कहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे क्या करना चाहिए, और जो आपकी लाइफ स्टोरी से लोगों को सीखने को मिलेगा, मुझे लगता है कि मतलब हम सब लोग आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आपके जो विजन है, जो गोल्स हैं एकेडमी को लेकर के, स्पीकिंग एज ए करियर को लेकर के, हम सब आशा करते हैं कि आप बहुत तेज़ी से बढ़ें और आपके उस स्किल से बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा सारा फ़ायदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच भाई, आपके समय के लिए। आपका भी शुक्रिया। थैंक यू सो मच।